धरती के सबसे सुनसान और खतरनाक इलाकों में से एक एंटार्क्टिका। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। ऐसा लगता था मानो यहाँ हजारों सालों से कुछ भी नहीं बदला हो। पर इस जमी हुई दुनिया के नीचे एक ऐसा रहस्य दफन था जो पूरी मानव सभ्यता के लिए खतरे की घंटी साबित होने वाला था। मशहूर जलवायु वैज्ञानिक जैक हॉल अपनी टीम के साथ यहाँ एक बेहद अहम रिसर्च कर रहा था। उनका मकसद बर्फ की हजारों साल पुरानी परतों से ऐसे सैंपल निकालना था जिनमें धरती के प्राचीन मौसम का इतिहास कैद था। जैक को उम्मीद थी कि इन सैंपल्स की मदद से वह भविष्य में आने वाले जलवायु संकट को समझ पाएगा, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस खतरे की वह तलाश कर रहा है वह भविष्य में नहीं बल्कि इसी पल उसकी ओर बढ़ रहा है। और कुछ ही मिनटों में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरी दुनिया का भविष्य हमेशा के लिए बदल देगी। बर्फ के उस विशाल मैदान पर जेसन अकेला ड्रिलिंग कर रहा था। तभी अचानक जमीन पर एक खतरनाक दरार उभर आई जो तेजी से उनके कैंप की तरफ बढ़ने लगी। देखते ही देखते पूरा इलाका कांपने लगा और फिर एक झटके में बर्फ का बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया। जेसन को किसी तरह बचा लिया गया, पर जैक उस दरार की दूसरी तरफ फंस गया। अब वक्त बहुत कम था क्योंकि दरार हर पल चौड़ी हो रही थी। जैक पूरी ताकत से छलांग लगाता है, पर तभी बर्फ टूट जाती और वह नीचे गिरने लगता है। गनीमत रहती है कि वह किसी तरह लटक जाता है। जेसन और फ्रैंक तुरंत उसे ऊपर खींच लेते हैं, पर जब तीनों उस दरार की गहराई को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह दरार इतनी गहरी थी जैसे उसका कोई अंत ही ना हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि यह दरार हजारों किलोमीटर तक फैल चुकी थी, मानो एंटार्क्टिका की बर्फ अब खुद टूटकर धरती को चेतावनी दे रही हो। तभी कहानी एंटार्क्टिका की जमी हुई वीरानी से हजारों किलोमीटर दूर भारत की राजधानी नई दिल्ली पहुंचती है, जहां दुनिया भर के नेता और वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इकट्ठा हुए थे। इसी मंच पर जलवायु वैज्ञानिक जैक हॉल दुनिया को एक ऐसे खतरे के बारे में चेतावनी दे रहा था जिसे ज्यादातर लोग अब भी एक दूर की समस्या समझ रहे थे। वह सभी को ग्रेट ओशन कन्वेयर बेल्ट के बारे में समझाता है, जो पृथ्वी के मौसम को संतुलित रखने वाली एक विशाल प्राकृतिक प्रणाली थी। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी जब वह कहता है कि अगर इंसानों ने अभी भी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति उसे बीच में रोक देते हैं। उनके लिए यह वैज्ञानिक चेतावनी नहीं बल्कि आर्थिक बोझ का सवाल था। उनका मानना था कि ऐसी योजनाओं पर खरबों डॉलर खर्च करने की बात करना आसान है, पर दुनिया की सरकारों के लिए इतना पैसा जुटाना लगभग नामुमकिन है। जैक बिना झिझक जवाब देता है कि हाँ, इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी, पर अगर आज यह कीमत चुकाने से बचने की कोशिश की गई तो कल जो तबाही आएगी उसकी भरपाई दुनिया का कोई खजाना नहीं कर पाएगा। इसके बावजूद उपराष्ट्रपति उसकी बात को ज्यादा महत्व नहीं देते। उनका मानना था कि मौजूदा हालात में देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने में लगे हैं और ऐसे खतरों पर अरबों डॉलर खर्च करना व्यावहारिक नहीं है। ये सुनकर जैक समझ जाता है कि उसकी चेतावनी को एक बार फिर नजरअंदाज किया जा रहा है। सम्मेलन से निकलते वक्त वह बस इतना कहता है कि हाल ही में एंटार्क्टिका से जो बर्फ का विशाल हिस्सा टूटा है उसका आकार एक पूरे शहर जितना बड़ा था और शायद जब तक लोग इस खतरे की गंभीरता को समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मीटिंग हॉल के बाहर जैक की मुलाकात जाने माने प्रोफेसर टेरी रैप्सन से होती है और किसी बेहद अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वे दोनों तुरंत एक टैक्सी लेकर वहां से निकल जाते हैं। उसी वक्त वहां से हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर के बीचों बीच कुदरत अपना सबसे रौद्र रूप धारण कर रही थी। आसमान का सीना चीरती हुई खौफनाक बिजलियां और गगनचुंबी लहरें किसी भयानक प्रलय के आने का साफ इशारा दे रही थी। इस खामोश तबाही की पहली गूंज स्कॉटलैंड के हेडलैंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर में महसूस होती है, जहां प्रोफेसर रैप्सन की टीम के दो वैज्ञानिक डेनिस और साइमन अपनी स्क्रीन पर कुछ ऐसा देखते हैं जो विज्ञान के हिसाब से बिल्कुल नामुमकिन था। नॉर्थ अटलांटिक महासागर में लगे सेंसर्स अचानक तापमान में 13 डिग्री की भारी और जानलेवा गिरावट का अलार्म बजा रहे थे। चूंकि समंदर का तापमान इतनी तेजी से कभी नहीं गिर सकता, इसीलिए वे इसे महज एक मशीनी खराबी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मगर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि हजारों किलोमीटर दूर टोक्यो शहर में मौत आसमान से बरसने वाली थी। टोक्यो की आम सी लग रही तूफानी बारिश अचानक एक ऐसे खौफनाक मंजर में बदल जाती है जहां आसमान से विशाल और जानलेवा ओले बरसने लगते हैं। ये बर्फीली बमबारी इतनी भयानक थी कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और कई बेगुनाह सड़कों पर ही बुरी तरह कुचलकर मारे गए। दूसरी तरफ भारत से वॉशिंगटन डीसी लौटते ही जैक सीधे अपने दफ्तर पहुंचता है।
जहां उसका बॉस टॉम गोमेज उसे उपराष्ट्रपति से पंगा लेने के लिए बुरी तरह फटकार लगाता है और चेतावनी देता है कि जैक के उन सनसनीखेज दावों के कारण सरकार जल्द ही उनकी रिसर्च की पूरी फंडिंग रोक सकती है। लेकिन बॉस की इन धमकियों के बीच ही जैक को अचानक अपने बेटे सैम का ख्याल आता है, जिसे उसे एयरपोर्ट छोड़ना था। वह सब कुछ वहीं छोड़कर भागते हुए एयरपोर्ट पहुंचता है और किसी तरह अपने बेटे को अनजाने में मौत के उसी शहर न्यूयॉर्क के लिए विदा कर देता है। पर इस इंसानी सियासत और भाग दौड़ से बहुत ऊपर अंतरिक्ष में तैर रहे स्पेस स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स की नजर जब नीचे धरती पर पड़ती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें साफ दिखाई देता है कि उत्तरी गोलार्ध के ऊपर बादलों का एक ऐसा विशालकाय और दानवी सुपर स्टॉर्म आकार ले चुका है जिसने आधी धरती को अपनी चपेट में ले लिया है। और यह इस बात का सबसे बड़ा और खौफनाक सबूत था कि जैक हॉल की हिमयुग वाली वो डरावनी चेतावनी अब साक्षात मौत बनकर दुनिया पर छाने लगी है। उधर स्कॉटलैंड के क्लाइमेट रिसर्च सेंटर में प्रोफेसर टेरी अपने जूनियर साइमन से उस 13 डिग्री तापमान गिरने वाले अलार्म के बारे में पूछते हैं। साइमन उसे महज एक खराब मशीन मानकर टालना चाहता है, पर तभी प्रोफेसर बताते हैं कि एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग सेंसर्स एक ही वक्त पर तापमान गिरने का इशारा कर रहे हैं और 2 मशीनों का एक साथ खराब होना नामुमकिन है। अभी उनके दिमाग में यह डरावना गणित चल ही रहा था कि अचानक स्क्रीन पर एक तीसरे सेंसर का अलार्म भी बजने लगता है। अब टेरी को यह समझते देर नहीं लगती कि यह कोई तकनीकी खराबी नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में भयानक बदलाव हो रहा है जो दुनिया का नक्शा मिटाने वाला है। दूसरी तरफ मौत के इस खामोश खतरे से अनजान सैम अपने दोस्तों एमी और ब्रायन के साथ न्यूयॉर्क पहुंच चुका था। पूरे शहर की सड़कें एक भयानक ट्रैफिक जाम से दम तोड़ रही थी, इसलिए वे तीनों मजबूरन पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी उनकी नजर आसमान की तरफ जाती है। न्यूयॉर्क के आसमान को ढकते हुए लाखों पक्षियों का एक विशाल झुंड पागलों की तरह शहर छोड़कर भाग रहा था, मानो जानवरों ने आने वाली मौत की उस भयानक गंध को पहले ही सूंघ लिया हो। उधर वॉशिंगटन डीसी में खौफनाक तूफानी रात के बीच जैक का फोन अचानक बज उठता है। ये कॉल समंदर पार स्कॉटलैंड से प्रोफेसर टेरी का था। टेरी बताते हैं कि नई दिल्ली में जैक ने ग्लोबल वार्मिंग के जिस भयानक उलटफेर और समंदर के जमने की चेतावनी दी थी वो अब सच हो रही है। जैक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हकलाते हुए कहता है कि उसे लगा था इस तबाही को आने में कम से कम 100 साल लगेंगे, पर टेरी भारी आवाज में जवाब देते हैं कि पिछले 10,000 सालों में ऐसा भयानक बदलाव आज तक नहीं हुआ। इसी बीच तबाही का असली तांडव लॉस एंजलिस में शुरू हो चुका था। वहां के वेदर स्टेशन में अचानक एक कॉल आती है कि समंदर के किनारे पर आसमान से विशालकाय ओलों की बमबारी हो रही है। स्टेशन का कर्मचारी घबराकर तुरंत अपने बॉस बार्ट को फोन लगाता है। बार्ट जैसे ही अपने घर की बालकनी में आकर आसमान की तरफ देखता है तो खौफ से उसकी रूह कांप जाती है। उसके ठीक सामने एक विनाशकारी और गगनचुंबी बवंडर मौत का आकार ले रहा था। देखते ही देखते आसमान से कई और डरावने बवंडर शहर में उतर आते हैं। बार्ट अपनी जान पर खेलकर एक हेलीकॉप्टर से इस प्रलय को लाइव रिकॉर्ड करने लगता है, जिसे वॉशिंगटन में बैठा जैक और उसका बॉस टॉम भी टीवी पर दहशत के मारे देख रहे थे। टीवी स्क्रीन पर वो मंजर और भी रोंगटे खड़े कर देने वाला हो जाता है जब एक विशाल बवंडर हॉलीवुड के उस मशहूर साइन बोर्ड को तिनकों की तरह उड़ा देता है। पर मौत का खेल अभी बाकी था। अचानक 2 दानवी बवंडर आपस में मिलकर एक ऐसे विकराल रूप में बदल जाते हैं जो सीधे लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट को तहस नहस करने लगता है। भारी भरकम गाड़ियां हवा में खिलौनों की तरह उड़ रही थी। बवंडरों का यह कहर थमा भी नहीं था कि अचानक एक भयानक भूकंप दस्तक दे देता है। पूरा शहर ताश के पत्तों की तरह कांपने लगता है। एक लाइव रिपोर्टर पलक झपकते ही गिरते हुए बिलबोर्ड की चपेट में आकर मारा जाता है और कुछ ही पलों में अमेरिका का सबसे चमकता हुआ शहर लॉस एंजलिस मलबे के एक डरावने कब्रिस्तान में तब्दील हो जाता है। उस रूह कंपा देने वाली तबाही के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति तुरंत पूरे देश में सभी उड़ानों पर रोक लगा देते हैं, जिससे सैम और उसके दोस्त अब पूरी तरह से न्यूयॉर्क शहर में कैद होकर रह गए थे। उधर वॉशिंगटन के मौसम विभाग में दहशत का माहौल था। हर कोई इस अचानक आई कयामत को समझने में नाकाम था। कुछ लोग सूरज की गर्मी बढ़ने का कयास लगाते हैं, लेकिन तभी नासा की वैज्ञानिक जेनेट टोकाडा आकर साफ करती है कि सूरज की गतिविधि बिल्कुल सामान्य है, यानी तबाही अंतरिक्ष से नहीं बल्कि खुद हमारी धरती के गर्भ से उठी है। इसी भारी सन्नाटे के बीच जैक हॉल आगे बढ़ता है और चेतावनी देता है कि यह कोई मामूली तूफान नहीं है, बल्कि उस हिमयुग की खौफनाक शुरुआत है जिसकी उसने पहले ही भविष्यवाणी की थी। वह बताता है कि समंदर की धाराएं अपना रास्ता बदल चुकी हैं और उत्तरी गोलार्ध का तापमान मौत की रफ्तार से गिर रहा है। जैक की बात से पूरे कमरे में खौफ पसर जाता है और जेनेट उसकी थ्योरी पर यकीन करते हुए उसके साथ रिसर्च में जुट जाती है।
लेकिन जब वे अपना नया डेटा निकालते हैं तो जैक के होश उड़ जाते हैं। रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही थी कि आने वाले महज 6 से 8 हफ्तों के भीतर पूरी पृथ्वी एक नई और भयानक बर्फीली मौत की चपेट में आने वाली है। मानवता को बचाने की आखिरी उम्मीद में जैक अपने बॉस के साथ सीधे उपराष्ट्रपति के पास पहुंचता है और उत्तर के सभी शहरों को तुरंत खाली कराने की गुहार लगाता है। लेकिन सत्ता के गुरूर में अंधे उपराष्ट्रपति फिर से उसकी चेतावनी को कोरी बकवास बताकर अनसुना कर देते हैं। दूसरी तरफ प्रकृति अपना कहर बरपाने से नहीं रुक रही थी। पूरे यूरोप में पिछले 24 घंटों से ऐसी भयानक बर्फबारी हो रही थी जिसने जनजीवन को एक सफेद कब्र में तब्दील कर दिया था। इसी बर्फीले तूफान के बीच ब्रिटिश सेना के 3 हेलीकॉप्टर आसमान का सीना चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनका सामना बादलों के एक ऐसे दानवी गुबार से होता है जिसे देखकर ही सांसें अटक जाएं। अचानक हवा का तापमान इतनी बेदर्दी से गिरता है कि तेज उड़ते हुए हेलीकॉप्टर्स का ईंधन नसों में जमे खून की तरह जमने लगता है और अगले ही पल तीनों हेलीकॉप्टर हवा से सीधा जमीन पर बुरी तरह क्रैश हो जाते हैं। क्रैश के बाद मौत का सबसे डरावना मंजर तब दिखता है जब एक पायलट बचने की उम्मीद में बाहर कदम रखता है और पलक झपकते ही उसका पूरा शरीर जमकर बर्फ की एक बेजान मूर्ति में तब्दील हो जाता है। स्कॉटलैंड से प्रोफेसर टेरी घबराए हुए जैक को इस खौफनाक इंस्टेंट फ्रीज की खबर देते हैं। उधर न्यूयॉर्क शहर पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण डूबने की कगार पर था। सड़कों पर भरते पानी को देखकर एमी दहशत में आ जाती है, मगर सैम उसे हिम्मत देते हुए अपने दोस्तों के साथ ऊंचे इलाके में मौजूद एक विशाल लाइब्रेरी की तरफ भागने लगता है। रास्ते में एमी पानी में फंसी एक कार के अंदर एक बच्ची और उसकी मां को बचाने के लिए रुक जाती है, लेकिन पीछे मुड़कर देखते ही उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। मीलों दूर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को आधा डुबोती हुई समंदर की एक गगनचुंबी सुनामी पूरी रफ्तार से शहर को निगलने के लिए आ रही थी। मौत को अपनी तरफ आते देख पूरे शहर में चीख पुकार मच जाती है। सैम अपनी जान की बाजी लगाकर पानी चीरते हुए एमी की तरफ दौड़ता है, उसे खींचता है और पानी के विशाल रेले के टकराने से ठीक एक पल पहले वे दोनों लाइब्रेरी के भारी दरवाजों के अंदर कूद जाते हैं। पानी के उस खौफनाक प्रहार ने पल भर में लाखों लोगों को अपनी अंधी गहराइयों में दफन कर दिया। उधर वॉशिंगटन डीसी में बैठा जैक स्कॉटलैंड में प्रोफेसर टेरी को चेतावनी देता है कि अगले 48 घंटों में पूरा स्कॉटलैंड बर्फ की सफेद कब्र बन जाएगा और 7 दिनों में धरती पर एक नए हिमयुग का राज होगा। जैक उसे तुरंत वहां से निकलने को कहता है, पर टेरी बेबसी से जवाब देता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में पानी से घिरे सैम को किसी तरह लाइब्रेरी में एक चालू फोन मिल जाता है और वह अपने पिता को कॉल करता है। सैम की आवाज सुनते ही जैक की जान में जान आती है, पर वह तुरंत उसे डरावनी चेतावनी देता है कि जल्द ही वहां एक दानवी बर्फीला तूफान टकराने वाला है जो हर चीज को चंद सेकंड में जमा देगा। जैक सैम से पक्का वादा करता है कि वो जहां भी है वहीं रुके और खुद को गर्म रखे, क्योंकि वो उसे बचाने आ रहा है। अपने बेटे को मौत के मुंह से निकालने की जिद में जैक जब इस जानलेवा सफर की तैयारी करता है तो उसका साथी फ्रैंक उसे यह कहकर रोकता है कि बाहर कदम रखते ही इंसान जमकर पत्थर हो जाएगा। पर एक बाप का दिल कुदरत के हर खौफ से बड़ा था, इसीलिए वहां से निकलने से ठीक पहले जैक आखिरी बार सीधे व्हाइट हाउस के मीटिंग रूम में पहुंचता है, जहां राष्ट्रपति और सेना के बड़े अधिकारी मौजूद थे। वहां जैक नक्शे पर एक लकीर खींचकर बेहद गंभीर आवाज में कहता है कि अगले 7 दिनों में आधी पृथ्वी पूरी तरह बर्फ से ढक जाएगी, इसलिए इस लकीर के नीचे रहने वाले लोगों को तुरंत मेक्सिको की तरफ निकाल लें, क्योंकि लकीर के ऊपर फंसे लोगों को बचाना अब नामुमकिन है। बाहर निकलने वाला हर इंसान कुछ ही मिनटों में जमकर दम तोड़ देगा। मौत के इस भयानक सच को वहां छोड़कर जैक अपने बेटे की तलाश में उस बर्फीले तूफान की तरफ निकल पड़ता है और पीछे सन्नाटे में डूबे राष्ट्रपति भारी मन से उसकी योजना पर मुहर लगाते हुए दक्षिणी राज्यों को खाली कराने का ऐतिहासिक आदेश दे देते हैं। उधर पूरा न्यूयॉर्क शहर अब बर्फ में जम चुका था। लाइब्रेरी के लोग खिड़कियों से दूसरों को जमी हुई सतह पर शहर से भागते देख घबराकर खुद भी बाहर जाने लगते हैं। सैम सबको रोकते हुए चिल्लाता है कि उसके वैज्ञानिक पिता ने यहीं रुकने को कहा है, बाहर गए तो सब ठंड से जमकर मर जाएंगे। पर उसकी बात कोई नहीं सुनता और ज्यादातर लोग वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वॉशिंगटन डीसी में जैक निकलने की पूरी तैयारी कर चुका था। फ्रैंक उसे इस जानलेवा सफर पर अकेले जाने से साफ मना कर देता है और तभी जेसन भी बर्फीले रास्तों में उनकी मदद करने के लिए अपना सामान लेकर वहां पहुंच जाता है। जेनेट उन्हें तूफान की पल पल की जानकारी देने का वादा करती है और फिर तीनों उस खौफनाक सफर पर निकल पड़ते हैं। इधर न्यूयॉर्क में सैम सबको ठंड से बचने के लिए लाइब्रेरी की किताबें इकट्ठा करके जलाने को कहता है। तभी उसका दोस्त साइमन रेडियो की खबर सुनाता है कि पूरा यूरोप 15 फीट बर्फ में धंस चुका है और जल्द ही यह तबाही यहाँ भी पहुंचने वाली है। वह टूटती आवाज में कहता है कि शायद अब जैक यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, पर सैम की आंखों में पूरा भरोसा था और वो दृढ़ता से
कहता है, मेरे पिता आएंगे। इस बीच जैक की गाड़ी फिलाडेल्फिया के पास घनी धुंध और भयानक बर्फीली आंधी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अचानक उनकी गाड़ी बर्फ में फंसे एक ट्रक से टकरा जाती है, जिससे आगे का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। जैक समझ जाता है कि अब कोई और चारा नहीं है और वे तीनों पैदल ही मौत के उस सफेद समंदर में आगे की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। पर तभी जमीन के नीचे से चटकने की आवाज आती है और एक झटके में तीनों नीचे गिरने लगते हैं। असल में जिसे वो जमीन समझ रहे थे वो बर्फ में दबी एक विशाल इमारत की कांच वाली छत थी। जैक और जेसन खुद को संभाल लेते हैं, पर फ्रैंक को ऊपर खींचते वक्त जेसन के नीचे का कांच खतरनाक तरीके से चटकने लगता है। फ्रैंक समझ जाता है कि अगर वो यूं ही लटका रहा तो छत टूट जाएगी और तीनों मारे जाएंगे। इसलिए वो अपनी रस्सी काट लेता है और अपनी जान देकर अपने साथियों को बचा लेता है। उधर न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी में अगली सुबह एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। एमी का शरीर तेज बुखार से कांप रहा था और उसके पैर की चोट में जानलेवा संक्रमण फैल चुका था। उसे बचाने के लिए सैम अपने साथी साइमन और जेम्स के साथ बाहर समुद्र से बहकर आए एक विशाल जहाज में दवा ढूंढने निकल पड़ता है। जल्द ही उन्हें दवा मिल जाती है, पर तभी भूखे भेड़ियों का एक झुंड वहां पहुंच जाता है। तीनों भागकर एक कमरे में छिपते हैं, पर तब तक एक भेड़िया जेम्स के पैर को बुरी तरह नोच चुका था। इसी बीच अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी का नजारा और डरावना हो चुका था। वहां कई दानवी चक्रवात बन चुके थे। मौसम विभाग में टॉम और जेनेट तस्वीरें देखकर सन्न रह जाते हैं, क्योंकि एक विनाशकारी चक्रवात सीधे न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था। उधर रास्ते में जेसन के अचानक बेहोश होने पर जैक उसे घसीटते हुए आगे बढ़ता है। वहीं जहाज में सैम उस विशाल चक्रवात को अपनी तरफ आते देख घबरा जाता है। वो अपनी जान जोखिम में डालकर भेड़ियों का ध्यान भटकाता है और किसी तरह उन्हें चकमा देकर घायल जेम्स के साथ लाइब्रेरी की तरफ दौड़ पड़ता है, जबकि वो चक्रवात हर चीज को जमाता हुआ उनके ठीक पीछे था। उधर जैक भी उसी चक्रवात की चपेट में आने से बचने के लिए बेहोश जेसन को लेकर एक इमारत के अंदर कूद जाता है। सैम और उसके साथी भागते हुए लाइब्रेरी के उसी कमरे में पहुंचते हैं जहां आग जल रही थी। वे दरवाजा बंद कर लेते हैं। बाहर की दीवारें पल भर में जम जाती हैं, पर आग की गर्मी उन्हें बचा लेती है। कुछ घंटों बाद तूफान थमने पर जैक और जेसन दोबारा अपना सफर शुरू करते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें वो हजारों लोग पत्थर बने मिलते हैं जो कुछ वक्त पहले शहर छोड़कर भागे थे। रात को तंबू में जेसन टूटती आवाज में पूछता है कि क्या मानव जाति इस विनाश से कभी बच पाएगी। जैक गहरी सांस लेकर कहता है कि पिछली बार हिमयुग आने पर भी इंसान बच गया था, और अगर हमने अपनी गलतियों से सीखा होगा तो हम जरूर बचेंगे। जेसन फिर पूछता है कि क्या सैम जिंदा होगा। कुछ देर की खामोशी के बाद जैक दृढ़ता से कहता है कि उसने अपने बेटे को बचाने का वादा किया था और वो यह वादा हर हाल में पूरा करेगा। उधर वॉशिंगटन डीसी भी अब रहने लायक नहीं बचा था। पूरा शहर खाली कराया जा चुका था और हालात इतने बिगड़ चुके थे कि खुद राष्ट्रपति भी अपना कार्यालय छोड़कर मैक्सिको की तरफ रवाना हो जाते हैं। पर कुछ ही देर बाद एक डरावनी खबर आती है कि राष्ट्रपति का काफिला रास्ते में ही एक भयानक चक्रवात की चपेट में आ गया और उनकी जान नहीं बच पाई। देश के लिए यह बहुत बड़ा झटका था, इसलिए इस मुश्किल घड़ी में उपराष्ट्रपति को नया राष्ट्रपति बना दिया जाता है ताकि बचे हुए लोगों को संभाला जा सके। उधर अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी का नजारा अब बिल्कुल अलग लग रहा था। अंतरिक्ष यात्री मौसम विभाग को बताते हैं कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के ऊपर से तूफान धीरे धीरे हटने लगा है और कई दिनों बाद उन्हें नीचे जमीन साफ दिखाई दे रही है। अगली सुबह जैक और जेसन जब अपने तंबू से बाहर निकलते हैं तो सामने का दृश्य दिल दहला देने वाला था। कई विशाल समुद्री जहाज बर्फ में पूरी तरह जमे हुए थे और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी ठंड की कैद में आ चुका था। दोनों न्यूयॉर्क पहुंच चुके थे, पर अब शहर पूरी तरह वीरान था और हर तरफ मौत का सन्नाटा था, मानो यहाँ से जिंदगी ही मिट चुकी हो। जैक बेचैनी से पूछता है कि लाइब्रेरी कहाँ है, तो जेसन नीचे इशारा करके कहता है कि वो उनके पैरों के ठीक नीचे है। गनीमत थी कि अंदर जाने का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। दोनों नीचे उतरते हैं, पर वहां भी सब कुछ बर्फ की मोटी चादर में दबा था और सांस लेते ही ठंड सीने में चुभ रही थी। काफी तलाश के बाद जैक को एक बंद कमरे से हल्की रोशनी झलकती दिखती है। वह तुरंत दरवाजा खोलता है और अंदर वे सभी लोग जिंदा बैठे होते हैं। सैम अपने पिता को देखते ही दौड़कर उनके गले लग जाता है और उस पल हर चेहरे पर राहत और उम्मीद लौट आती है। उधर लूसी और उसके नन्हे मरीज को समय रहते बचाकर मैक्सिको के शरणार्थी शिविर में सुरक्षित पहुंचा दिया गया था। उसी शिविर में टॉम नए राष्ट्रपति को बताता है कि जैक न्यूयॉर्क पहुंच गया है और वहां अब भी कुछ लोग जिंदा हैं। यह सुनते ही तुरंत बचाव दल को आदेश दिया जाता है और कई हेलीकॉप्टर गरजते हुए न्यूयॉर्क की तरफ उड़ान भरते हैं। टॉम हेलीकॉप्टर से नीचे देखता है कि जैक, सैम और उनके साथी जमी हुई सतह पर चलते हुए बाहर आ रहे हैं। उन्हें तुरंत सुरक्षित ऊपर खींच लिया जाता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ते हैं, नीचे का नजारा देखकर सबके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों की छतों पर और भी कई लोग जिंदा बचे हुए थे। उन्हें भी एक एक करके बचा लिया जाता है। अंतरिक्ष से अब पृथ्वी बिल्कुल एक नए ग्रह जैसी दिख रही थी।
हवा एकदम साफ थी और आसमान में एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने इतनी बड़ी तबाही के बाद इंसानों को फिर से एक नई शुरुआत का मौका दिया हो। और इसी उम्मीद से भरे अंत के साथ ये शानदार कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।